नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोरोना की स्थिति को लेकर क्या जानकारी दी गई है, आप भी देखिए। प्रदेश सरकार द्वारा जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, जो कि कल प्रातःकाल 7 बजे समाप्त हो रहा था, उस आंशिक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर अब 17 मई प्रातः 7 बजे तक उसको विस्तारित कर दिया गया है। अब ये आंशिक कोरोना कर्फ्यू 17 मई प्रातः 7 बजे तक जारी रहेगा। ये कोरोना का जो आंशिक कर्फ्यू लगाया गया था, इससे लोगों के आवागमन में जो है वो उसको नियंत्रित किया गया है। और ये जो एक प्रदेश सरकार द्वारा अपनी एग्रेसिव ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की जो नीति अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत लगातार प्रतिदिन टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं, अधिक से अधिक परिवारों को सर्वेक्षण किया जा रहा है, गांव में निगरानी समितियों और आरआरटी के माध्यम से प्रतिदिन जो है वो घरों में जा जाकर संक्रमित जो व्यक्ति हैं उनको तलाशा जा रहा है। इन सभी का परिणाम ये है कि 30 अप्रैल से लेके आज 9 मई तक, आज तक हमारे उत्तर प्रदेश में कुल जो एक्टिव मामले थे उनमें लगभग 77,000 से अधिक की कमी आई है। ये 77,000 से अधिक कमी तब आई है जबकि कल लगभग 2,29,000 टेस्ट हुए थे और लगातार पिछले एक सप्ताह से 2 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई निरंतर चल रही है। अब तक 2,61,796 इलाकों में 6,05,042 टीम दिवस के माध्यम से 3,45,10,826 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 16,63,44,933 है। वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है और इसके अंतर्गत अब तक 1,09,37,928 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इसी प्रकार 27,84,232 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,37,22,160 डोजेज एडमिनिस्टर किए गए हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू को 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। इसके पहले यूपी में 10 मई को सुबह 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया था। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि प्रदेश में लगाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की दोपहर तकरीबन 2 बजे वाराणसी पहुंच गए। वो यहां कोरोना संक्रमण को रोकने की स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। बीएचयू पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री डीआरडीओ के अस्पताल का निरीक्षण करने भी पहुंचे। वहीं वाराणसी प्रवास में सीएम योगी आदित्यनाथ होम आइसोलेशन के एक मरीज से टीकरी में उसके घर जाकर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बीएचयू में बनकर तैयार 750 बेड के अस्थायी अस्पताल में व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा भी लिया। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए मंडल स्तरीय समीक्षा की बैठक में जनप्रतिनिधि भी रहेंगे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। बीएचयू में डीआरडीओ की मदद से बनने वाला अस्पताल लखनऊ के बाद प्रदेश का दूसरा कोविड अस्पताल है, जहां कोरोना मरीजों का इलाज होगा। अस्पताल का काम लगभग पूरा हो चुका है और सोमवार या मंगलवार से यहां मरीजों की भर्ती भी शुरू हो जाएगी। कोरोना महामारी के खिलाफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेकेंड वेव का भी मुकाबला पूरा देश पूरी मजबूती के साथ कर रहा है। जो मंत्र कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सभी राज्यों को दिए गए थे, ट्रेस,
टेस्ट और ट्रीट, इसको अपना करके उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। अकेले वाराणसी मंडल में जो एक्टिव केस कम हुए हैं, यह लगभग 9,285 एक्टिव केस कम हुए हैं इस पूरे वाराणसी मंडल में, जिनमें सर्वाधिक 4,500 से अधिक जनपद वाराणसी में हैं। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव काफ़ी तीव्र संक्रामक रही। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस और इंडियन एयरफोर्स के विमानों का उपयोग करते हुए ऑक्सीजन की इस आपूर्ति को, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को हर एक राज्य तक पहुंचाने का कार्य किया। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को सीतापुर जेल से लखनऊ मेदांता अस्पताल भेजा गया है। आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला को भी लखनऊ मेदांता अस्पताल भेजा गया है। दोनों कोरोना से संक्रमित हैं। आजम खान और उनके बेटे की तबीयत बिगड़ने के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आजम और उनके बेटे को लखनऊ रवाना किया गया है। आजम की तबीयत बिगड़ने के बाद एसडीएम सदर अमित भट्ट और सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह सहित आला अधिकारी जिला कारागार के अंदर पहुंचे थे। जेल विभाग की तरफ से जारी बयान के मुताबिक जिला कारागार सीतापुर में निरुद्ध विचाराधीन बंदी आजम खान पुत्र और उनके पुत्र अब्दुल्ला खान को जिला स्तरीय चिकित्सकों की टीम द्वारा दी गई सलाह के आधार पर कोविड के बेहतर इलाज के लिए रविवार की शाम लगभग 6:30 बजे पुलिस की सुरक्षा में लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल रवाना किया गया है। दोनों कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव हैं। यूपी सरकार सब कुछ ठीक है का दावा कर रही है, लेकिन उसके ही नेता व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बरेली से सांसद संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपने संसदीय क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंता जता दी है। गंगवार ने सीएम को लिखे पत्र में बरेली के चिकित्सा विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वो फोन नहीं उठाते हैं। सीएम योगी को लिखे पत्र में गंगवार ने कहा कि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि रेफर किए जाने के बाद भी मरीज जब सरकारी अस्पताल में जा रहा है तो उससे दोबारा जिला अस्पताल से रेफर कराकर आने को कहा जा रहा है। इसके चलते कई मरीजों की हालत और बिगड़ रही है। उन्होंने इसे लेकर चिंता जताई है और कहा है कि संक्रमित मरीज को कम से कम समय रेफरल अस्पतालों में भर्ती किया जाए। तो यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यहां पर कुछ कमियां हैं, उनको तुरंत दुरुस्त करने की जरूरत है। अफसर फोन नहीं उठाते हैं, जिसके चलते बहुत ज्यादा अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं। लखनऊ में राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने भी एक पत्र लिखा है। आपको बताएं कि जयप्रकाश निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा। पंचायत चुनाव के दौरान बाजार पुलिस चौकी पर चौकी फूंक दी गई थी और सांसद का आरोप है कि सपा के शह पर यह चौकी फूंकी गई थी। चौकी फूंकी जाने के मामले में निषाद समाज के 61 लोगों को नामजद किया गया था। जयप्रकाश निषाद ने पत्र लिखकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है और यह भी कहा है कि जो निर्दोष हैं उनके ऊपर से केस को हटा लिया जाए। जिन लोगों ने भाजपा का नाम बदनाम करने की साजिश के तहत चौकी फूंकी, उन पर कार्रवाई हो, ये जयप्रकाश निषाद ने मांग की है। तो सीएम योगी से पत्र के माध्यम से पूरे मामले की जांच कराने का निवेदन भी इन्होंने किया है। अब आइए एक और पत्र की बात करते हैं। दरअसल विधायक संजय जायसवाल ने भी मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है।
रुधौली से विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज बस्ती के प्राचार्य द्वारा की गई अनियमितता की उच्च स्तरीय टीम गठित कर जांच कराने की मांग की है। विधायक सीएम योगी को एक पत्र लिख चुके हैं पहले ही। रुधौली विधायक संजय जायसवाल ने एक और पत्र लिख दिया है। प्राचार्य के किए गए अनियमितता की जांच की मांग की जा रही है और पत्र में प्राचार्य के व्यवहार, कार्यशैली, अस्पताल में व्यवस्थाओं को संचालित करने में असमर्थता का भी जिक्र किया गया है। मेडिकल कॉलेज से संबंध ओकेप चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा कभी कभार मरीजों को देखने आने का जिक्र भी यहां पर किया गया है। प्राचार्य के अस्पताल के डॉक्टरों और मरीजों के तीमारदारों के साथ ही इनका व्यवहार अमर्यादित रहता है, यह भी विधायक ने यहां पर सूचित किया है। इसी से आहत होकर हाल ही में जिलाधिकारी के समक्ष डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। इसके पहले भी विधायक संजय प्रताप जायसवाल सीएम को पत्र लिख चुके हैं। आपको बताएं कि इमरजेंसी की एक शिफ्ट में केवल एक ईएमओ 2 फार्मासिस्ट के हवाले से संचालित की जा रही है। ओपीडी में तैनात एक ईएमओ केवल रेफर टू हायर सेंटर और मृत्यु प्रमाण पत्र भरने का काम करके समय व्यतीत करते हैं। ईएमओ प्रत्येक मरीजों तक पहुंच नहीं पाते हैं। इलाज के भाव में जिला चिकित्सालय में आए मरीजों की मृत्यु हो जाती है। यह भी विधायक ने अपनी चिट्ठी में शामिल किया है। निजी नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल धड़ल्ले से 500 से 800 रुपए की फीस लेकर मरीजों को देखते हैं, मरीजों को ब्लैकमेल करते हैं। तो एक तरह से कोविड-19 में प्रयोग होने वाली दवाइयां भी पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। मरीज के तीमारदार स्वयं महंगे खर्च उठाकर ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर आते हैं और अपने मरीज की पूरी देखभाल करते हैं। वहीं गाजियाबाद जिले में एम्बुलेंस के लिए मनमानी कीमत वसूलने पर रोक लगेगी। प्रशासन ने रविवार को एम्बुलेंस के लिए रेट तय कर दिए हैं। एम्बुलेंस चालकों को मरीजों के तय रेट ही लेने होंगे। बिना ऑक्सीजन की एम्बुलेंस का 10 किलोमीटर का किराया 1000 होने वाला है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सर्विस के लिए 4000 रुपये देने होंगे। वहीं अंतिम यात्रा के लिए 800 से 1200 का रेट तय कर दिया गया है। इसके साथ ही वेटिंग होने पर 200 रुपये घंटे देने होंगे। प्रशासन ने अधिक रेट वसूलने पर चालक या वाहन स्वामी पर आपराधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि गाजियाबाद में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक ले जाने या संक्रमित मरीज की मृत्यु हो जाने पर अंतिम यात्रा में वाहन ले जाने के संबंध में प्रशासन को तमाम शिकायतें मिली थी। एम्बुलेंस या अंतिम यात्रा वाहन के स्वामियों, चालकों द्वारा अपने मनमाने तरीके से वसूली की जा रही थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर अब रेट तय कर दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी शहर के निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर मरीजों से मोटी रकम वसूली जाती है। जहां एक तरफ कोरोना संकट के दौरान कुछ समाजसेवी लोगों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जरूरी चीजें जरूरतमंदों को निःशुल्क मुहैया कराते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस आपदा में अवसर तलाशने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लखीमपुर के राजापुर मंडी के पास शिखर अस्पताल से सामने आया, जहां प्रशासन द्वारा कोविड अस्पताल की मंजूरी मिलने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। इसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऑडियो में मरीज के परिजन से अस्पताल का कर्मचारी अपने अस्पताल के नियम और रेट तय कर रहा है। शिखर हॉस्पिटल से भैया? हाँ भैया एक मरीज है, हमारे मित्र हैं, तो भर्ती है भैया, जब इलाज कराना है तो हो जाएगा भैया? खुला है क्या? एक मिनट बात कर लो जी। हाँ 90 हाँ ठीक है। अगर हमको यहाँ पे चीजें जो है गड़बड़ लगी तो हम एडमिट नहीं करेंगे। तो ठीक है, मत करिएगा, तो हम लखनऊ भिजवा देंगे उनको। क्या करेंगे फिर? तो कितना ले रहे हैं भैया? जमा हो जाएगा? कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, भेजना होगा? ये पैसा हमारा जो है पर डे का जो है 15,000 रुपये बस चार्ज रहेगा। हाँ ठीक है। हाँ। और बाकी मेडिसिन का अलग रहेगा और ऑक्सीजन जो है 5,000 रुपये का सिलेंडर है। अच्छा, ऑक्सीजन 5,000 सिलेंडर? जी। अच्छा ठीक भैया, अभी भेजता। अरे पर डे का 30,000 रुपये का खर्चा आएगा। क्या? पर डे का 30,000 रुपये का खर्चा आएगा। 20,000? 30,000 30,000। ठीक 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 जी। शिखर हॉस्पिटल से भैया? हाँ भैया एक मरीज है हमारे। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक दिन में 30,000 की कीमत यहां पर शिखर अस्पताल की तरफ से बताई गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस के किराए की दरें भले ही निर्धारित कर दी हैं, लेकिन कई जगह एम्बुलेंस संचालक इन्हें नहीं मान रहे और मनमाना किराया वसूलते हैं। ज्यादा पूछताछ करने पर एम्बुलेंस ले जाने से ही मना कर देते हैं।
कोई ऑक्सीजन महंगी मिलने का हवाला देता है तो कोई बिना कारण बताए चलने से ही इनकार कर देता है। परेशान हाल मरीजों की तीमारदार देर तक भटकने के बजाय मनमाने दाम चुकाकर एम्बुलेंस सेवा इस्तेमाल कर पा रहे हैं। मुरादाबाद में पिछले दिनों कोरोना संक्रमित शवों की अदला बदली हो गई थी। इसे लेकर काफी हंगामा हुआ था। अब फिर इस तरह का मामला सामने आया है। नया मुरादाबाद स्थित निजी अस्पताल में कोविड का शव बदलने पर हंगामा हो गया। स्वजन के हंगामे से स्टाफ ने वाहनों में रखे शवों को स्वजन की मौजूदगी में बदला गया और बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा की रहने वाली एकता सक्सेना को 5 दिन पहले दिल्ली रोड में नया मुरादाबाद स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार की दोपहर महिला की मौत हो गई। स्वजन ने शव की मांग की तो अस्पताल के कर्मचारियों ने किसी दूसरी महिला का शव वाहन में रख दिया। पता ऐसे चला कि एक बच्चे ने अपने पापा को आवाज लगाई कि पापा आप किसे रखवा रहे हो, मम्मी तो यहाँ है। इतना सुनने के बाद सभी चौकन्ना हो गए। देखा तो पता चला कि 2 महिलाओं के शवों की अदला बदली हो गई है। स्वजन ने हंगामा काटा तो कर्मचारी वहां से भाग निकले। इसके बाद एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार्रवाई का भरोसा देकर शव रवाना कर दिया। इसका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की वजह से ऑक्सीजन की किल्लत का सामना मरीजों को करना पड़ता है। वहीं उत्तर प्रदेश के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में बने ऑक्सीजन प्लांट लंबे समय से बंद पड़ा था। ऑक्सीजन प्लांट को फिर से चालू करने के लिए सेना के 10 जवानों को मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया, जहां पर उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट को फिर से शुरू किया और ऑक्सीजन का संचालन फिर से शुरू हुआ है। वहीं बागपत में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है और लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं बड़ौद कस्बे के गुराना रोड चौराहे पर एक दुकान में 1 दर्जन से ज्यादा ग्राहक मिले, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी लोगों को दुकान से बाहर खदेड़ दिया। वहीं दुकानदार को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बड़ी संख्या में नकली रेमडेसिविर कालाबाजारी करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 9 रेमडेसिविर और 140 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन और कई इंजेक्शन बरामद किए। तो नोएडा पुलिस की ये बड़ी सफलता यहां पर कही जा सकती है। नकली रेमडेसिविर के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 7 आरोपी रेमडेसिविर की कालाबाजारी काफी समय से करते आए थे। आपको बताएं कि नोएडा पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये 7 अभियुक्त आपदा को कमाई का अवसर बनाने वाले हैं। इन्हें नोएडा क्राइम ब्रांच और सेक्टर 58 की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि ये लोग मेरोफेनम इंजेक्शन का जेनरिक इंजेक्शन जो निमोनिया की बीमारी में काम आता है और अन्य सस्ते इंजेक्शन खरीद कर लाते थे। उसके बाद उसका लेबल छुटाते थे और उसकी जगह पर रेमडेसिविर इंजेक्शन का नकली लेबल चिपका देते थे। इसके बाद अस्पतालों के पास जाकर ये लोग घूमने लगते थे। अस्पतालों के पास सीरियस मरीजों और उनके परिजनों से संपर्क करके इंजेक्शन को ये 40 से 50 हजार रुपए प्रति इंजेक्शन की दर से बेचते थे। आज भी ये लोग नोएडा के सेक्टर 62 स्थित फोर्टिस अस्पताल में नकली रेमडेसिविर बेचने आए थे, जिन्हें सेक्टर 58 पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को इनके कब्जे से 9 पीस रेमडेसिविर इंजेक्शन, 140 नकली लेबल रेमडेसिविर इंजेक्शन, 1 पैकेट जिसमें एक सफेद पदार्थ भरा हुआ था, उसका वजन तकरीबन 1 किलो 10 ग्राम के आसपास था। आपको बताएं कि अन्य कंपनी के इंजेक्शन भी इनके पास से बरामद हुए हैं। 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और 2,45,000 रुपए नकदी भी बरामद की गई है। देखिए, इस कोरोना पेंडेमिक के समय कोरोना के इलाज में यूज होने वाली चीजों की कालाबाजारी हो रही थी। हम लोग की इसकी सूचना मिली और उसके बाद लगातार कमिश्नरेट पुलिस नोएडा की सभी थानों की टीम्स इस पे काम करना शुरू कर दी है और विगत कुछ दिनों में हम लोगों ने काफी ऐसे गैंग पकड़े हैं। इसी क्रम में एसीपी सेकंड और एसओ सेक्टर 58 की टीम को एक सफलता मिली है, जिसमें इन लोगों ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इन 7 लोगों में से 3 मेरठ के, 3 हापुड़ के और 1 फर्रुखाबाद का रहने वाला है। ये बेसिकली सभी लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और अस्पतालों वगैरह में जो लोग इन सभी चीज़ों की खास करके रेमडेसिविर और इस तरह के इंजेक्शंस को जो ढूंढ रहे थे,
उन लोगों को ये अपना शिकार बनाते थे। ये लोग बेसिकली एक निमोनिया में यूज होने वाले इंजेक्शन के ऊपर रेमडेसिविर का रैपर लगा करके बेच रहे थे। मऊ नगर के फातिमा अस्पताल में कार्यरत प्रेमिका से अनबन के बाद प्रेमी ने खौफनाक कदम उठा लिया। बलिया जनपद के बैजलपुर रसड़ा निवासी 25 साल के सतीश कुमार ने फातिमा अस्पताल परिसर के पानी की टंकी से कूदकर रविवार की दोपहर लगभग 2 बजे अपनी जान दे दी है। इस दौरान नीचे से प्रेमिका अपने प्रेमी को उतरने के लिए गुहार लगाती रही। वहीं मौके पर मृतक युवक के बुलावे पर मौजूद डायल 112 पुलिस मूक दर्शक बनी रही। फातिमा अस्पताल के लैब में कार्यरत एक युवती से रसड़ा के बैजलपुर का युवक प्रेम करता था। रविवार की सुबह वो फातिमा अस्पताल आया और अपनी प्रेमिका से कुछ बातें करने लगा। किसी बात को लेकर दोनों के बीच में अनबन हो गई। इसके बाद वहां से युवक सीधे अस्पताल के परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। ये देख वहां मरीजों के तीमारदार सहित पूरा अस्पताल महकमा सख्ते में आ गया। उधर युवक टंकी पर से ही डायल 112 पुलिस को फोन कर सूचना देता है। पुलिस के पहुंचने के बाद सभी उससे नीचे उतरने की गुहार लगाते रहे, पर वो अनसुना करता रहा। उसकी प्रेमिका ने भी उससे उतरने की गुहार की, परंतु वो नहीं माना। ये ड्रामा लगभग 1.5 घंटे तक चलता रहा। इसी दौरान युवक ने पानी की टंकी से छलांग लगा दी। अब आइए आपको कासगंज से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर कासगंज में हुआ। जहां पर प्राइम न्यूज की खबर के बाद हरकत में जिला प्रशासन आ चुका है। सिटपुरा पुलिस ने 12 से अधिक दुकानदारों के यहां पर चालान काटे हैं और पुलिस के साथ लुका छिपी का दुकानदार लगातार खेल खेल रहे थे। यह खबर प्रमुखता के साथ प्राइम न्यूज ने दिखाई। इस लुका छुपी के खेल के खबर को प्राइम न्यूज ने जैसे ही दिखाया, उसके बाद जिला प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आया। खबर के बाद जिले में पुलिस का चेकिंग अभियान शुरू हुआ। सभी कस्बों में पुलिस का चेकिंग अभियान चलाया गया। तो पूरे देश भर में कोरोना ने अपने पैर पसार रखे हैं और लगातार जो है कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लगातार जो सरकारें कदम उठाना चाहिए, भरपूर कदम उठा रही हैं और लोगों से अपील कर रही हैं कि लोग अपने घरों में रहें, मास्क लगाते रहें और कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उनके नियमों का पालन करें। ऐसे में हम मौजूद हैं जनपद कासगंज के कस्बा सिटपुरा में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं लॉकडाउन का जो असर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे जरा पीछे दिखाएं। लॉकडाउन का जो असर है, छुटपुट असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह का जो लॉकडाउन का असर होना चाहिए वो लॉकडाउन का असर दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें, कुछ लोग अब भी पुलिस से लुका छुपी खेल रहे हैं। पुलिस के आते ही अपनी दुकानों को बंद कर देते हैं और उसके बाद वो खोल लेते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कोरोना महामारी को एक तरह से बढ़ावा देना हुआ। हम चलते हैं, आइए पीछे एक गली है उसमें आपको दिखाते हैं। सिटपुरा कस्बे में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर जो है कोरोना का जिस तरह से पालन, लॉकडाउन का पालन होना चाहिए, उस तरह का जो मुख्य मार्ग है, मुख्य रोड है, वहाँ पर तो ये पालन दिखाई दे रहा है। लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं, देखिए ये सिटपुरा की एक गली है और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं इस गली में काफ़ी संख्या में भीड़, यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं, कितनी संख्या में। ये जो कोरोना का प्रोटोकॉल का जो पालन होना चाहिए उस तरह का पालन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरें में देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर दुकानें खुली हुई है, कितनी भारी संख्या में भीड़ है और लोग जो है जैसे ही प्राइम न्यूज की टीम यहाँ पर आई है तो लोग यहाँ से उठकर एक इधर से उधर जाने लगे हैं। कैमरामैन से कहेंगे जरा जूम करके दिखाएं तस्वीरों को, किस तरह से लोग जो है लगातार। ये सिटपुरा कस्बे की एक गली है और यहाँ पर काफ़ी ये बाजार पड़ता है और आप देख सकते हैं लोग अपनी दुकानों के बाहर बैठे हुए थे और कोई पालन नहीं, यहाँ पर विशेष पालन नहीं दिख रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस तरह से पालन होना चाहिए वो पालन यहाँ पर दिखाई होता हुआ नहीं दे रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर जो है जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जरूरत है, वरना जो कोरोना की गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन नहीं हो पाएगा। कैमरा पर्सन रंजीत रॉय के साथ मैं रामेश्वर गौतम, प्राइम न्यूज कासगंज। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।